अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि इंशाल्लाह आप सब बच्चे ठीक होंगे और टीचर्स भी ठीक होंगे। मैं थोड़ा सा ना आज आपसे केमिस्ट्री का शेयर करने लगा हूँ। मैं डेली एक चैप्टर का ना शॉर्ट शेयर किया करूँगा और फिर उनके लॉन्ग और उसके बाद ना एक्सरसाइज भी सेंड बताया करूँगा कि कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं और कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स हैं। तो सबसे पहले चैप्टर वन केमिस्ट्री का हम डिस्कस करते हैं। जो चैप्टर वन है केमिस्ट्री का, इसके अंदर जो सबसे पहला शॉर्ट पूछा जाता है या पूछा जा सकता है वो ये दिया हुआ है कि इसमें जो क्वेश्चन आता होता है वो ये आता होता है कि डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, गिव एग्जांपल। तो आपने यहाँ से लिखना है द सब्सटेंस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स and the newly substance which are formed that the result of reactant is called product। तो यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक आप इसका पहला आपका सवाल बनेगा कि डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन जो होगा इसके साथ आप इसके एग्जांपल देंगे। आप ऐसे कर लें, अंडरलाइन करके कर लें कि हेयर H2NO2 इज़ द रिएक्टेंट एंड H2 इज़ अ प्रोडक्ट। बेशक आप इसके ऊपर एक कैटलिस्ट जो प्लाटिनम दिया हुआ है हीट आप मेंशन नहीं भी करें तो करेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो यहीं से ही पूछा जाएगा और वो ये होगा कि डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो ये आपके सामने इरिवर्सिबल है और ये आपके सामने रिवर्सिबल है। तो यहीं से सवाल होगा इसका आंसर द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन, जिसमें प्रोडक्ट रिकम्बाइन होते हैं, मतलब रिकम्बाइन का मतलब दोबारा नहीं मिलते, दोबारा नहीं जुड़ते और रिएक्टेंट नहीं बनाते, तो उसे हम क्या कहते होते हैं, इरिवर्सिबल। इसी के साथ वो कहेगा जी इसकी एग्जांपल दे दें, तो सिंपल इसकी एग्जांपल है ये ऊपर ठहरी हुई है H2+O2 सिंगल है और H2O, अगर आप ये लिख देंगे तो ये इसकी क्या हो जाएगी साथ में एग्जांपल। तो क्या आप लिख सकते हैं द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन, द प्रोडक्ट कैन नॉट रिकम्बाइन लिख सकती हैं, द प्रोडक्ट कैन नॉट रिकम्बाइन, मेन वर्ड इज दैट द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट कैन नॉट रिकम्बाइन, जिसमें प्रोडक्ट रिकम्बाइन नहीं होते, अगेन रिवर्स रिएक्शंस में कन्वर्ट नहीं होते, तो वो हमारा क्या होता है, इरिवर्सिबल। इसी के साथ हमारा एक सवाल लिखा हुआ है रिवर्सिबल। तो इसको अभी आप ऐसे करेंगे, वही डिफाइन द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन, अगर हम कैन रिकम्बाइन कर देंगे तो वो हमारी डिफाइन क्या बन जाएगी, रिवर्सिबल रिएक्शन की बन जाएगी। ठीक हो गया। उसी तरह है, बस डू नॉट हटा देंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ निशानी, देखें यहाँ पे एक आई और एक आर का इजाफा है, यहाँ पे एक आई आर कम है, इसी तरह यहाँ आई आर का इजाफा है तो यहाँ डू नॉट का इजाफा है। तो अगर आप डू नॉट हटा देंगे तो रिवर्सिबल बन जाएगा और डू नॉट लगा देंगे तो वो इरिवर्सिबल बन जाएगा। इसकी एग्जांपल आपने यहाँ से देनी है। ये जो H2O ठहरा हुआ है इरिवर्सिबल की रिएक्शन आपने वेरी नेक्स्ट पेज के ऊपर ये ठहरी हुई है H2+I2 रिवर्सिबल 2HI, ये एग्जांपल दे देंगे तो ये एग्जांपल किसकी बन जाएगी, ये बन जाएगी रिवर्सिबल की। नेक्स्ट बेटा आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि डिफरेंस राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रॉपर्टीज। तो ये जो ठहरी हुई हैं ये प्रॉपर्टीज़ की आप यहाँ पे हेडिंग डाल दें। ये जो प्रॉपर्टी नंबर वन, दे आर सपोज टू कम्प्लीटेड, ये वन प्रॉपर्टी है। दूसरी ये दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो, ये सेकंड वन प्रॉपर्टी है। ये जो प्रॉपर्टी है दे आर रिप्रेजेंटेड, ये लिखे हुए यहाँ पे कि दे आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ सिंगल एरो, तो ये भी किसकी प्रॉपर्टी होगी, इरिवर्सिबल की। रिवर्सिबल की प्रॉपर्टी आप यहाँ से निशान लगाएंगे, दे नेवर, दीज रिएक्शन नेवर गो टू कम्प्लीशन, के रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते। दूसरा ये हो जाएगा दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो, तो ये दो प्रॉपर्टी रिवर्सिबल की हो गई और ये दो प्रॉपर्टी इरिवर्सिबल की हो गई। ये दो सवाल आपसे वो पूछ सकता है। नेक्स्ट वन वो सवाल आपसे पूछ सकता है कि हाउ यू कैन फाइंड दैट रिएक्शन हैज अकर रिवर्सिबल, कि रिएक्शन ने रिवर्सिबल अकर हो चुका है या रिवर्स डायरेक्शन में जा चुका है। तो उसका आपने ये जो एक्सपेरिमेंट में लॉन्ग दिया हुआ है, ये ठहरा हुआ है लॉन्ग आपके साथ पीछे दिया हुआ है,
कि लेटस वो यहाँ से एक लॉन्ग जो पूछता है वो ये सवाल पूछता है कि डिफाइन रिवर्सिबल रिएक्शन एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो ये लॉन्ग मैं आपको बाद में समझाऊंगा। यहाँ से एक शॉर्ट अगर पूछेगा कि तो जब वो कलरलेस हो जाएगा, इसमें देखें जब वो कलरलेस हो जाएगा इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन अकर हो चुके हैं। और जब वो जैसे इस डायग्राम में दिया गया है कि आयोडीन गैस हाइड्रोजन गैस से मिलती है तो यहाँ पर कलरलेस बन जाता है। जब वो कलरलेस बन जाएगा तो समझो अभी वन डायरेक्शन रिएक्शन हुआ है, जैसे ही वापस दोबारा कि आयोडीन पर्पल कलर की सेपरेट हो जाए और हाइड्रोजन गैस सेपरेट हो जाए, इसका मतलब रिएक्शन ने रिवर्सिबल हालत में रिएक्शन पहुँच चुका है। तो यहाँ से वो कलर के हिसाब से भी शॉर्ट पूछ सकता है, तो आपने घबराना नहीं है। नेक्स्ट वन वो यहाँ से सवाल पूछता होता है, ये डिफाइन पूछेगा वो कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट किसे कहते होते हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे कि व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर वो बट अपोजिट डायरेक्शन कहेगा तो वो डायनेमिक होगी, और अगर वो कहेगा मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट, क्या कहेगा, रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट कहेगा तो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। और अगर वो कहेगा फॉरवर्ड रिवर्स इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये आपके सामने दिया हुआ है बट टेक अपोजिट डायरेक्शन, तो वो अपोजिट डायरेक्शन वाला होगा वो डायनामिक होगा, क्योंकि डायनामिक का मीन होता है कंटिन्यू। तो फिर आप और दोनों के एग्जांपल भी आप 2HI भी दे सकते हैं और CaCO3 वाली भी दे सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की और केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट और डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट की एग्जांपल्स भी आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। नेक्स्ट वो आपसे शॉर्ट यहाँ से पूछ सकता है कि राइट डाउन एनी टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स। तो आपने ये दो प्रॉपर्टीज़ बता देनी है, कोई एनी टू यहाँ से बता दे और एनी टू यहाँ से। यहाँ से वो शॉर्ट क्या पूछेगा याद रख लें, यहाँ भी मैक्रोस्कोपिक लिखा हुआ है, यहाँ भी मैक्रोस्कोपिक लिखा हुआ है, तो बच्चा भूल जाता है पेपर के अंदर। तो ये डायनामिक की हैं और ये इसमें आप एक प्रॉपर्टी ये कर लो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सेम वही है जो पीछे डायनामिक की डिफाइन दी हुई है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की ये वही प्रॉपर्टी है। और यहाँ आप इसकी हेडिंग बना लें कि इक्विलिब्रियम कैन ओनली अचीव इन क्लोज सिस्टम, एक ये कर लें और एक ये वाली कर लें। ठीक हो गया। यहाँ से वो तीन तरह से सवाल पूछ सकता है या दो तरह से पूछ सकता है। पहला वो पूछेगा डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर आपने वही डिफाइन बतानी है, और एक चीज़ का ख्याल करना है कि यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास है और यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास है। जस्ट एक वर्ड का डिफरेंस है कि इसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास है, सेकंड लाइन में प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास है और इसमें जस्ट एक्टिव मास है। यहाँ वो सवाल पूछेगा कि व्हाट इज़ एक्टिव मास, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने लिख देना है, इसका यूनिट भी आपको पता होना चाहिए और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी वो पूछ सकता है। तो यहाँ से वो तीन शॉर्ट पूछ सकते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, एक्टिव मास एंड हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द एक्टिव मास। तो आप लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। यहाँ से वो एक शॉर्ट जो यहाँ वो लॉ ऑफ मास एक्शन को लॉन्ग में देता होता है, लेकिन हमने अभी शॉर्ट करना है तो हम शॉर्ट कर लेंगे। याद रख लें कि इसके अलावा यहाँ से वो शॉर्ट दे सकता है कि कोई भी क्वेश्चन दे देगा, वो कहेगा इसको इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करें। तो इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट ऊपर लिख देते होते हैं हम, और जो रिएक्टेंट होते हैं वो हम नीचे लिखते होते हैं, और जो ये सामने नंबर ऑफ मोल्स लगे होते हैं ये इनकी क्या बन जाते हैं, पावर। तो सवाल देगा राइट द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन ऑफ गिवन रिएक्शन। तो आपने प्रोडक्ट को ऊपर लिख देना है, रिएक्टेंट को नीचे लिख देना है, जो नंबर ऑफ मोल्स दिए होंगे इनको आपने इनकी पावर बना देना है। यहाँ से वो सवाल देगा आपको व्हाट इज़ केसी भी कह सकता है कि केसी, और याद रख लें केसी लिखने का तरीका ये होता है कि के ऊपर लिखना है और सी को यहाँ लिखना है। ठीक हो गया। तो आपने यहाँ से व्हाट इज़ केसी का सवाल भी पूछ सकता है, या वो व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आप अगर फार्मूला करेंगे तो डिफाइन हो जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं इस पूरे फार्मूले में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे दिया हुआ है प्रोडक्ट और यहाँ रिएक्टेंट बाकी क्या है सेम, और साथ में क्या कहेगा राइट इट्स यूनिट। तो इसके यूनिट बहुत ईजी हैं। आप कहेंगे इफ़
नंबर ऑफ मोल्स, ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ। यहाँ से केसी हैज नो यूनिट्स इफ विद इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड पे अगर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे तो नो यूनिट, एंड इफ नंबर ऑफ मोल्स आर डिफरेंट देन केसी हैव यूनिट। ये दो बातें आपने लिख देनी है। अगर वो प्रूफ का कहेगा तो आपने ये दो प्रूफ कर देने हैं। इसके बाद वो ऊपर एक शॉर्ट पूछ सकता है, यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो आपने इसका डिफरेंस लिख देना है कि नोमिनेटर एज और डिनोमिनेटर क्या होते हैं, कि प्रोडक्ट एज ए नोमिनेटर होते हैं और रिएक्टेंट एज ए डिनोमिनेटर होते हैं। यहाँ एग्जांपल भी दे सकते हैं आप इसके अंदर। ये ऊपर वाला जो है नोमिनेटर है और नीचे वाला क्या है, डिनोमिनेटर है। यहाँ से वो सवाल ये वाला पूछ सकता है कि कब रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम हासिल कर लिया है और कब रिएक्शन लेफ़्ट टू राइट जाएगा, कब राइट टू लेफ़्ट जाएगा। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाएगी। तो जब केसी लार्ज होता है तो गोज़ लेफ़्ट टू राइट, जब केसी स्मॉल होता है तो गोज़ राइट टू लेफ़्ट, और जब इक्वल होते हैं तो आप लिख सकते हैं कि बोथ आर इन इक्वल डायरेक्शन या फॉरवर्ड रिवर्स आर इक्वल रेट्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर। यहाँ से वो ये लॉन्ग में भी देता है, लेकिन अभी हम शॉर्ट बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ से वो जो सवाल देगा तो आपने यहाँ से ऐसे करना है, द लार्ज वैल्यू ऑफ केसी शोज दैट के बाद आप यहाँ से कर लेना कि ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल, सारे के सारे प्रोडक्ट्स होंगे और रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर, फिर रिएक्शन कर लेना है। स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी यहाँ लिखना है, स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी शोज दैट, सेम वैसे का वैसे, शोज दैट ऑलमोस्ट, अब यहाँ रिएक्टेंट्स होंगे और प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर और ये कर लेंगे। और नाइदर लार्ज नॉर स्मॉल के अंदर ये लिख देंगे कि बोथ आर इन इक्वल रेट्स, कि दोनों के दोनों की रेट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपने यहाँ तो ये मैंने आपको शॉर्ट बता दिए हैं। इसके अलावा कल मैं आपको एक्सरसाइज के निशान भी लगवा दूंगा और सॉल्व भी करवा दूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी बच्चों, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।